हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फिज़िक्स स्फीयर में। मैं हूं आपका प्यारा सा हैंडसम सा फिज़िक्स टीचर अंकित सर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, अब रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको पता होना चाहिए। अब कैसी बेसिक्स चाहिए, कौन से चैप्टर की बेसिक्स चाहिए? अब ये 12th का टॉपिक है, बराबर है। अब 12th के टॉपिक में बेसिक कहाँ से लगेगा? 11 से लगेगा, ऑब्वियस बात है। तो 11 से ऐसा कौन सा टॉपिक चाहिए हमें जो आपको पता होना चाहिए? जैसे कि लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक हमें यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, बराबर ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले। अब रोटेशनल डायनामिक्स, नाम में ही पता चल गया डायनामिक्स है, मतलब यहाँ पे मोशन के रिलेटेड कुछ आने वाला है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो मोशन क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। मोशन बहुत ही ब्रॉड चीज़ होती है ना। मोशन और मूवमेंट में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका। मोशन और मूवमेंट में क्या होता है? देखो, मूवमेंट एक ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर खुद मोशन आता है। ठीक है, मूवमेंट मतलब क्या हो गया? मूवमेंट मतलब जो चीज़ें मूव करती हैं, जैसे कि मैं आपके सामने मूव कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज अपना दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मेरी आंखें काम कर रही है, मेरी किडनी काम कर रही है, मेरा दिमाग यूज़ हो रहा है कि नहीं? ये सारी चीज़ें क्या है? मूवमेंट है। अब मूवमेंट के अंदर मोशन क्या चीज़ होती है? मोशन मतलब क्या होता है? मोशन इज़ नथिंग बट दी, जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करती है उसको मोशन बोलते हैं, बराबर ना। मोशन इज नथिंग बट दी, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब मोशन इज़ नथिंग बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज इन पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना चाहिए, बराबर ना। जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहा हूँ, आपको मूवमेंट दिख रही है, पोजीशन चेंज होती दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब ये जो मोशन होता है इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। मोशन को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मोशन को दो पार्ट में कैसे स्टडी करते हैं? एक होता है मोशन का काइनेमेटिक्स। क्या होता है? काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। दूसरा होता है डायनामिक्स ऑफ मोशन। डायनामिक्स ऑफ मोशन, क्लियर हुआ? अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है? काइनेमेटिक्स के अंदर हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेरिएबल्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेरिएबल्स ऑफ मोशन। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में देखो। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, बराबर ना। इक्वेशंस के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ा, सर्कल का इक्वेशन पढ़ा रहेगा, एलिप्स का इक्वेशन पढ़ा रहेगा। ये सारे इक्वेशन में आपका काम क्या होता था? रूट्स निकालना। रूट्स निकालना इन द सेंस क्या है कि आप x का वैल्यू फाइंड करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स निकालना रहता है, बराबर ना। रूट्स निकालना मतलब आपको सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन निकालना मतलब आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, बराबर। तो मोशन के अपने क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल्स होते हैं? एकदम बेसिक वाले आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। डिस्टेंस होता है, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट होता है, सेकेंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड होता है स्पीड होता है, फोर्थ वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन होता है। ये सारे मोशन के वेरिएबल है, क्लियर हुआ? मतलब जब मोशन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सबको ऑलरेडी आप जानते हैं, बराबर। ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। दूसरा हो गया डायनामिक्स ऑफ मोशन। डायनामिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? कॉज पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मोशन तो आपको पता ही है, विदाउट फोर्स मोशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो फोर्स के बारे में हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं,
ठीक है। तो हर एक मोशन का दो पार्ट होता है, एक होता है उसका काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, दूसरा होता है उसका डायनामिक्स ऑफ मोशन। क्लियर हुआ। काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, डायनामिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में, और फोर्स अप्लाई करने के बाद कौन सा मोशन होगा, किस तरीके का मोशन होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया आपका मोशन का इंट्रोडक्शन। क्लियर होगा। अब मोशन के बाद आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी ये चैप्टर के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन किया करो, खुद के नोट्स खुद ही बनाया करो, बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ, हो गया नोट डाउन करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोशन के बाद हमें कौन सा टॉपिक रिक्वायर्ड रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी आप लोग जानते रहेंगे, दो तरीके की फ्रेम होती है, बराबर, दो तरीके की फ्रेम होती है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा हो जाएगा इसका अपोजिट क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, देखो ये फ्रेम जो होता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का जीरो होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। देखो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब समझ रहे हो, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ का जीरो होता है उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के दो मीनिंग है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के दो मीनिंग है, या तो वेलोसिटी जीरो रहेगा, ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेस्ट पे है। और दूसरा चीज़ है वेलोसिटी कांस्टेंट होने का यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर कुछ वैल्यू है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर हुआ, मतलब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। क्लियर हुआ, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है मतलब वेलोसिटी क्या होगा, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर हुआ। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है इसके अंदर हम लोग न्यूटन के, इसको हम इनर्शियल फ्रेम क्यों बोलते पता है, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शिया थोड़ा सा याद आ रहा है, इनर्शिया के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम जो है, इनर्शिया किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब ऐसा लग सकता है, ऐसा बोल सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड। न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, बराबर। यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली आप न्यूटन के लॉ नहीं लगा सकते, डायरेक्टली नहीं लगेगा। कब लगा सकते वो देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ, यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्लियर है। अब डायरेक्टली लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम कौन से फोर्सेस कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम रियल फोर्सेस कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, रियल फोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रियल फोर्स के साथ साथ हमको सूडो फोर्स कंसिडर करना होता है। क्या करना होता है, सीडो फोर्स, सीडो फोर्स भी हम कंसिडर करते हैं। ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आई बात। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके की होती है, इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जीरो हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट
इक्वल टू 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब दो चीज़ें होती है, या तो वेलोसिटी 0 होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी 0 होने का मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ऑब्जर्वर का मोशन हो रहा है अगर, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा। क्लियर है। इनर्शियल फ्रेम में आप डायरेक्टली न्यूटन के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। रियल फोर्स कंसीडर करना होता है। दूसरा फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो न्यूटन का सेकंड लॉ डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। सूडो फोर्स मतलब समझ रहे हो, इमेजिनरी फोर्स होता है। क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है। इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। अब ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसको भी हमने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। नोट करो इसको, पॉज करके नोट किया करो। किया आपने नोट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स, इसको मैंने क्या बोला, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, बराबर ना। रोटेशनल डायनामिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है और बहुत ही अच्छे मोशन इसमें आएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। क्लियर हुआ। 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। पहले क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। अब मोशन है तो इसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों होगा। इसके बाद हम एंटर करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में, एंटर करेंगे रोटेशनल मोशन में एंटर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बोर्ड में दिया हुआ है, वो है रोलिंग मोशन। डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट और छोटी मोटी बातें की गई है रोलिंग मोशन के बारे में। क्लियर हुआ। मेजॉरिटी पार्ट कौन सा है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दोनों में बहुत मज़ा आता है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट किसका करते हैं, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है ये आपको पता हो गया है ना, मोशन के बारे में डिटेल हो गई ना। मोशन आप जानते हैं क्या होता है। अब बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेंगे, सर्कुलर मोशन। अब मोशन मतलब तो पता है कि पोजीशन चेंज होने वाली है। अब नाम से क्या पता चल गया, देखो सर्कुलर मोशन है मतलब सर्कुलर पाथ में पोजीशन चेंज होगा, बराबर ना, राइट ना। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज चेंज इन पोजीशन, इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circular path from fixed point। अब ये फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। सर्कुलर पाथ का क्या होता है, अपना सेंटर होता है, बराबर ना। एट फिक्स्ड डिस्टेंस। अब ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होगा, है ना। सेंटर और रेडियस के बारे में तो जानते ही है। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट में क्या आता है, सेंटर आता है, एट फिक्स डिस्टेंस दैट इज रेडियस, बराबर ना। जैसे कि देखो सर्कुलर मोशन का डायग्राम आप देखेंगे ना, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है मतलब ऐसा कुछ तो होगा, बराबर। ये फिक्स पॉइंट है मतलब क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी मान के चलो, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये पी पोजीशन पे, अब ये सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मोशन करेगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, पी से पी डैश जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस ही होगा। कहाँ से, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस आर ही तो होगा, बराबर ना। क्लियर है ना। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर हुआ। अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, सर्कुलर मोशन का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो इतना चीज़ें नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन किया करो। हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। सर्कुलर मोशन डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। क्लासिफिकेशन ऑफ
सर्कुलर मोशन। ठीक है, बेसिक सा है, इसमें कोई लोड नहीं लेना है। दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू प्लेन, अकॉर्डिंग टू प्लेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेन मतलब क्या है, बेसिक सा देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बोलेंगे, बराबर ना। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नाम से पता चल गया कौन सी प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, एकदम इजी है। सेकंड क्या कर सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल भी होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब तो पता चली गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, जल्दी से क्या होगा, सर्कुलर मोशन ऑन वर्टिकल प्लेन, एकदम इजी। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एकदम इजी। ठीक है, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड कैसा है, स्पीड मतलब पता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो फर्स्ट इसमें आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फेमस है, सुना ही होगा, 10th स्टैंडर्ड में था, बराबर ना, फर्स्ट चैप्टर याद आ रहा है, ग्रेविटेशन 10th स्टैंडर्ड में था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्यार से आपको क्या बोलते हैं, UCM भी बोलते हैं, याद आ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, बराबर ना। स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, UCM बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ, ठीक है। इसका अपोजिट बोल दो, इसका अपोजिट क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, नॉन UCM, बराबर ना, नॉन UCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका उल्टा हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट, या फिर क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं। कांस्टेंट नहीं है मतलब चेंज होता रहेगा ना, स्पीड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। याद रहेगा, दो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू प्लेन, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू प्लेन में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन पे होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, हाँ ना बोला करो। अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ पार्टिकल में दो है, UCM है, नॉन UCM है। UCM में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, नॉन UCM में क्या होगा, स्पीड वेरिएबल होगा, या फिर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, अरे समझ में आया, नोट डाउन किया करो फटाक से, पॉज करो नोट डाउन करो, पॉज करो नोट डाउन करो। क्लियर है, हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, सर्कुलर मोशन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब मोशन है, मोशन की दो चीज़ें होती है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, मोशन का काइनेमेटिक होता है और मोशन का डायनामिक्स भी होता है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लगेगा, नेक्स्ट हेडिंग है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे,
मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके अंदर कौन से वेरिएबल आएंगे, बराबर ना। हम लोग ने लिस्ट किया था वहाँ पे, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, तो रिलेशन भी मिलने वाले बहुत सारे, वो भी देखेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल्स पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम लोग वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूलेस भी पढ़ेंगे, उसके यूनिट भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला वेरिएबल आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। देखो इसका थोड़ा सा देखो लॉजिक देखो क्या हो गया। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया तो आगे एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आएगी। पहले इसको डिस्कस करते हैं, जब सर्कुलर मोशन होता है तब क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो सर्कुलर पाथ होगा, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग होगा। उसका अपना क्या होता है, सेंटर होता है, ये हो गया फिक्स पॉइंट सेंटर। यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा, फिक्स डिस्टेंस रेडियस हो गया। इनिशियली पार्टिकल मान के चलो यहाँ पे है पी पोजीशन पे, अब ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मान के चलो, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो यहाँ पे पहुँच गया, मान के चलो कहाँ पे पहुँचा, पी डैश पहुँचा, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, बराबर ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मोशन कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर हुआ। पार्टिकल ने तो एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, पर अगर मैं सेंटर से देखूँ, सेंटर की तरफ से देखूँ, तो सेंटर से मुझे क्या दिख रहा है कि पार्टिकल एक एंगल बना रहा है। अगर मैं सेंटर की तरफ से देखूँ तो पार्टिकल क्या कर रहा है, जब पोजीशन चेंज कर रहा है तब सेंटर पे एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। ये आपने थीटा ले लिया, इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या देखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर से देखना होता है, ठीक है। सेंटर से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सेंटर के तरफ से हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो एंगल में चेंज कर रहा है ना भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्लियर हुआ। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम रिलेट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम रिलेट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे। देखो हुआ क्या यहाँ पे, जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे आर्क बनता हुआ दिख रहा है। क्या बनता हुआ दिख रहा है, आर्क बनता हुआ दिख रहा है। अगर आर्क बनता हुआ दिख रहा है तो आर्क का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, बेसिक सा फॉर्मूला है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अब यहाँ पे आर्क की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, बराबर, ठीक है। रेडियस तो हमें पता ही है, कैपिटल आर लिख देंगे, और एंगल क्या बना हुआ ये भी पता है, ये हो गया थीटा। अब अपने को पता है कि यहाँ पे थीटा का मतलब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर लिख सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोलेगा कि नहीं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर हो गया, क्लियर हुआ। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा इसके यूनिट के बारे में बात कर लो, इसके यूनिट के बारे में। अच्छा एंगल है, एंगल तो पता ही है, एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, ये ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, डायमेंशन के बारे में बात करो। डायमेंशन बताइए ना, ये रेडियन है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है क्या, नहीं। तो ये डायमेंशन में हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0, या फिर हम डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी लिख सकते हैं ना। देखो यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अच्छा अभी और बेसिक सी बातें कर लेंगे। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, अब नाम से पता चल गया। देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पता है ना आपको क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा देखो वेक्टर क्वांटिटी में भी देखो, वेक्टर में तो बहुत सारे वेक्टर मैंने पढ़ा के रखे हुए हैं। इक्वल वेक्टर होता है, अनइक्वल वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। ये कौन सा वेक्टर है, इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। अब यहाँ से
एक्सियल वेक्टर क्या होता है? सर हमको एक्सियल वेक्टर नहीं पता। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? देखो नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक्सियल वेक्टर होता क्या है? देखो नाम से क्या है? एक्सिस। एक्सियल मतलब क्या हो गया? एक्सिस। ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब ये सर्कुलर मोशन का अपना क्या बनेगा? एक्सिस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपको मार्कर दिख रहा है, मार्कर देखो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ये मार्कर ही क्या बन जाएगा? आपका एक्सिस बन जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, कमेंट में लिखा कर, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर ये एक्सिस बना रहा है तो ये एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। अब बोलेंगे सर एक्सियल वेक्टर मेरे को समझ में तो आ गया, पर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना? एक्सियल वेक्टर में ये जो एक्सिस के अलोंग है, या तो डायरेक्शन आउटवर्ड आ सकता है या तो इनवर्ड आ सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये जो एक्सियल वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल है हमारे पास, वो रूल को आपको फॉलो करना है। रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। आपके पास डायरेक्शन निकालने के लिए रूल पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, ये रूल फॉलो करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? खुद का राइट हैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद का राइट हैंड होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इसका यूज़ देखो कैसे करेंगे। ये थीटा का मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। जल्दी से फटाफट यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल मतलब ये दिख रहा है आपको मेरा राइट हैंड, ठीक है। अब राइट हैंड में दो चीज़ें देखो, ये मेरी फिंगर्स है और ये मेरा थंब है, बराबर। तो फिंगर्स को और थंब को कैसे प्लेस करेंगे वो देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल। ये जो फिंगर्स है ना उसको हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये फिंगर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो मेरे ये जो फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मेरा थंब देखो, थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आपको थंब आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे थंब का डायरेक्शन क्या दिखाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अरे समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करना है समझ में आया? क्या हुआ? दो चीज़ें, फिंगर्स हैं, थंब है, फिंगर्स को कहाँ पे रिप्लेस करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, थंब आउटवर्ड आ रहा है। थंब आउटवर्ड आ रहा है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया? ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना? अरे समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट वेरिएबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? नोट डाउन करो फटाफट, पॉज करके नोट डाउन करो, पॉज करो नोट डाउन करो, पॉज करो नोट डाउन करो, ठीक है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंड वेरिएबल। ठीक, चलो स्टार्ट करेंगे सेकेंड वेरिएबल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया तो आगे की बातें एकदम सरल हो जाती है समझने में। क्लियर हुआ? सेकंड जो वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। अच्छा, नॉर्मल वेलोसिटी पता है? सिर्फ वेलोसिटी बोला रहता है, उसका डेफिनेशन तो पता ही होगा, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एकदम इजी है, क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे समझ में आ रही क्या बात? क्लियर है? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को मॉडिफाई करता हूँ। क्लियर हो? थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा? देखो, रेट का मतलब हमेशा आपको पता होना चाहिए। रेट का मतलब होता है कुछ भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, कुछ भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वही बात हो गई ना। रेट के जहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया। अब ये जो डेफिनेशन है उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेंज। और चेंज पता है ना कैसे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा हो गया, डिवाइड बाय टाइम हो गया, डेल्टा टी हो गया। ये आपको क्या मिलेगा? ओमेगा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ध्यान रखना, बात सुनो मेरी, यहाँ पे ध्यान रखो। जब आप डेफिनेशन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, बराबर ना। डेफिनेशन से आप
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलती है वो एवरेज फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है, एवरेज फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी मिली है वो क्या मिली है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिला है। अरे समझ में आई की बात। अब एवरेज के बाद हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है ना डेल्टा टी, अगर ये टाइम का डिफरेंस इफ़ डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, टेंस टू 0 बोला है, इक्वल टू 0 नहीं बोला है। टेंस टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस को है बहुत छोटा कर दिया मैंने। अगर ये डिफरेंस बहुत छोटा हो गया तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम हो जाएगा। अब ये स्मॉल क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंस कम हो गया तो इसको हम क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं। याद आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, dt। अगर स्मॉल डिफरेंस इन टाइम हो गया तो डेल्टा थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। अरे सही है कि नहीं, हाँ बोलते जा, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलेंगे। ये इंस्टेंटेनियस हो गया, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया। समझ में आई। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूला के बाद हमको पता होना चाहिए इसका यूनिट, है ना। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसका यूनिट क्या बनेगा, देखो ये है क्या, थीटा बाई टाइम है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमको पता है क्या होता है, रेडियन होता है, बराबर है। और टाइम का यूनिट हमको पता है क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन की बात करो, डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे रेडियन का तो डायमेंशन है ही नहीं। क्लियर हुआ। तो ऊपर क्या हो जाएगा, m0 L0 T0 हो गया, डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, T1 होता है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T1 हो गया। तो ऊपर तो डायमेंशन है नहीं, ये डिवीजन में ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m0 L0 T-1 लिख सकते हैं। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है, हाँ ना बोलते जाए भाई। अगर समझ में आ रहा है तो हाँ ना बोलते जाओ। m0 L0 T0 तो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब बोलेंगे सर थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अब वेक्टर और स्केलर के बारे में बात करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना दें, ठीक है। थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है। देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ मतलब आपका सेंटर भी होगा, सेंटर होगा तो रेडियस भी होगा। तो ये हो गया रेडियस। क्लियर हुआ। पार्टिकल कहाँ पे, इनिशियली यहाँ पे है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग v रहती है। वेलोसिटी हो गया, ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, बराबर ना। ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया। ये रेडियस हो गया, लीनियर वेलोसिटी। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। यहाँ तक समझ में आया। इसके पहले सेम डायग्राम मैंने बनाया था, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। देखो हो क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। पार्टिकल के पास लीनियर स्पीड भी है, अलोंग दी टेंजेंट है। कैसे हुआ, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा वेक्टर स्केलर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अब एक्सियल वेक्टर अभी मैंने डिस्कस किया। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। अब एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया। क्लियर हुआ। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से बनाएंगे, बराबर ना। डायरेक्शन मुझे निकालना है, डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है, राइट हैंड थंब रूल। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, अभी तो समझ में आया ना। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करना है, क्लियर है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, आपको समझ में आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हो गया डायरेक्शन, यहाँ तक क्लियर है। अब डायरेक्शन दो ही आएगी, या तो आउटवर्ड आने वाला है या तो इनवर्ड आने वाला है। क्लियर हुआ। जैसे कि थीटा का डायरेक्शन हम लोग ने निकाला था, यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन आ रहा है। अब देखो अगर ओमेगा एक्सियल वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब मार्कर दिख रहा है आपको, ये मार्कर ने मैंने सेंटर पे प्लेस कर दिया। सेंटर पे प्लेस करना मतलब ये एक्सिस बन गया ना आपका। अब ये एक्सिस बना तो इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिख रही है, तीन चीज़ें दिख रही है आपको। क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक तो ओमेगा दिख रहा है,
एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, मार्कर क्या है, ओमेगा है, ठीक है। फिर हो गया आपका रेडियस, फिर हो गया आपका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अब ये तीनों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, ये तीनों के बीच में क्या चाहिए मुझे, रिलेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए। अगर मैं रेडियस को कंसीडर करूँ पर्टिकुलर पोजीशन पे, मैं उसको पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ? अरे हाँ ना बोल भाई, क्या हो गया, अगर मैं पार्टिकल का पर्टिकुलर पोजीशन कंसीडर करता हूँ तो रेडियस को मैं एज अ पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हैं ना। अब मुझे क्या करना है, ये तीन वेक्टर आपको दिख रहे हैं, एक तो ओमेगा वेक्टर है, रेडियस भी हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, तीसरा क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी। ये तीनों के बीच में मुझे क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तीनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी था, रिलेशन क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, या फिर हम क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन आ रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। उसी तरीके से हम किसका रिलेशन निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो। किया? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? रिलेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बेसिक कर रहे हैं ना हम लोग। अगर ये थोड़ा सा टाइम इसमें दे देंगे तो आसान के सारे आगे वाले टॉपिक थोड़े से आसान हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा टाइम दो मुझे, टॉपिक एकदम आसान कर दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या करना है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बराबर कि नहीं? लीनियर वेलोसिटी मतलब v हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा हो जाएगा। इनके बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, इनके बीच में क्या चाहिए मुझे, रिलेशन चाहिए। कैसे करेंगे देखो, फॉर्मूला से जाते हैं, डेफिनेशन से जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। और थीटा का फॉर्मूला भी हमें पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन रेडियस होता है। ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, करो देखो क्या हो रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा तो वैसा ही रहेगा, थीटा को हम रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, एस बाई आर हो गया, डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ यहाँ पे चेंज दिख रहा है, चेंज हम डिस्प्लेसमेंट में कर सकते हैं कि रेडियस में कर सकते हैं? अब ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में रेडियस तो क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है, तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ गई। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 1/r हो गया, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी इनटू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ये चीज़ आपको कुछ दिख रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिख रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिख रहा है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अगर ये लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करो क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 1/r, v लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ये r है, डिवीजन में यहाँ पे लिखा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन हो गया। ये रिलेशन में आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। अच्छा देखो, यहाँ पे तो कोई वेक्टर का यूज़ ही नहीं किया मैंने। यहाँ पे क्या दिखा, देखो v भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है। तो इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूँ, क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है। याद आ रहा है कि नहीं? वेक्टर आपको पता है कि नहीं है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है, पता है। तो क्या लिख सकते हैं आपको, ये क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r प्रोडक्ट। मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशन। क्लियर? नोट डाउन करो, नोट डाउन करते जाओ। किया? ठीक है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गए दो वेरिएबल।
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो यहाँ पे 4 तरीके की एक्सेलरेशन आती है, 4 तरीके की एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कितने एक्सेलरेशन होते हैं, 4 एक्सेलरेशन होते हैं। थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं, ठीक, थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं कि कौन से एक्सेलरेशन होती है, देखा रहेगा आपने। इफ़ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन उसके पास कितने एक्सेलरेशन आते हैं, 4 एक्सेलरेशन आते हैं। थोड़ा सा लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम तो सुना ही होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC इससे डिनोट करता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बहुत सारी बुक में रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसके डायरेक्शन की वजह से उसका नाम मिला हुआ है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो AC भी लिख सकते हैं, AR भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। ये सब नाम की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक हुआ, ठीक। सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब नाम से पता चल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसा एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है। इसको हम AT से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, AT से डिनोट करेंगे। अरे समझ में आ रही बात। फिर थर्ड हो गया, अब पार्टिकल के ऊपर 2 एक्सेलरेशन साथ में ऐड कर रहे हैं तो इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन। थर्ड क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे A नेट से, जिसको हम डिनोट करेंगे A नेट से। अब देखो यहाँ पे, अब चीज़ देखो यहाँ पे, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन फॉलो कर रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे लीनियर एक्सेलरेशन है। AC, AT, A नेट, ये सारे क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। ये तीनों के तीनों कौन से कैटेगरी में आते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो 2 चीज़ें साथ में चल रही है। पहले तो हम लोग ने देखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर हमने देखा लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और साथ में नेक्स्ट क्या होगा, अंदाज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो फोर्थ वाला जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। जिसको किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। अरे यहाँ तक समझ में आया क्या, मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, उसके पास 4 एक्सेलरेशन होंगे। कौन से एक्सेलरेशन होने चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तीनों क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर सर्कुलर मोशन है तो एंगल में भी होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो गया। अरे क्लियर हुआ क्या। अब ये सारे एक्सेलरेशन को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करो, यहाँ तक नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। थर्ड वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन। उसमें भी फर्स्ट वाला कौन सा डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये आपका थर्ड हो गया, थर्ड वेरिएबल में स्टार्ट करते हैं। इसमें भी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद आ रहा है, इसका नोटेशन क्या था, AC यूज़ कर सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसके लिए AR भी हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसके लिए AN भी हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो डायग्राम देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, सेंटर भी होगा, उसका रेडियस भी होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, टेंजेंट के अलोंग होता है ना, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है। तो क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट के अलोंग आपका लीनियर वेलोसिटी हो गया, ऐसा कुछ। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लीनियर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, मान के चलो पार्टिकल, ये हो गया P' हो गया। मान के चलो कि यहाँ पे क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग हुआ, तो ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा नोटिस करो, जब यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज होते हुए नोटिस करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा। अरे समझ में आ रही क्या बात। देखो ये वेलोसिटी है क्या, वेक्टर है। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपको पता ही है स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया ना। स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ले लिया, डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, मतलब मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट रखा है, डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा ना। देखो वेलोसिटी के पास दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट रखा, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी में कुछ तो चेंज हो रहा है ना। अब कुछ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। देयर इज एक्सेलरेशन, है ना। अब ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से समझ में आया कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो उसका डायरेक्शन तो चेंज होने वाला है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उसके पास क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन तो आएगा ही। ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके फॉर्मूला फिलहाल के लिए आप रट लो, 11th में आपने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला फिलहाल के लिए क्या करेंगे, रटेंगे। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका स्पीड होगा, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल हो गया। आर का मतलब तो आपको पता ही है, रेडियस होगा। आर का मतलब क्या है, रेडियस हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा देखो हमारे पास एक रिलेशन भी है, रिलेशन क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद आ रहा है, अभी अभी हम लोग ने रिलेशन डिराइव किया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी बन गया आपका। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में दो फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आती है ये ध्यान में रखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेंट्रीपिटल का ये जो टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कहाँ से आती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आती है। अब थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट तो समझ में आ गया, यूनिट क्या है बताओ जल्दी से। अरे ये लीनियर एक्सेलरेशन है ना, लीनियर एक्सेलरेशन का तो हमें पता ही है। यूनिट क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड होता है। अरे बराबर कि नहीं, यूनिट एक्सेलरेशन का, यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन तो पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका डायमेंशन भी पता हो गया, इसका डायमेंशन पता है ना, लीनियर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने रटा रहेगा। क्या होता है, m0 L1 t-2 है ना, m0 L1 t-। अब ये जो जीरो वाला टर्म होता है ना, जिसका पावर जीरो है, वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे हिसाब से लिखेंगे तो अच्छा है। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो यहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं। क्लियर हुआ। या फिर 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पे 0 पावर के साथ भी दे सकते हैं, 0 पावर के साथ भी नहीं दे पावर के साथ नहीं भी दिया रहता है। कभी ये लिखा रहेगा कभी लिखा नहीं रहेगा। तो दोनों ऑप्शन अगर आपको दिख जाए, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे L1 t-2, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दोनों ही करेक्ट है। पर प्रेफरेंस किसको देने का, इसको देने का। अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिख जाए तो आपको प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा, m0 L1 t-2, ये ज़्यादा प्रॉपर है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये समझ में आया। अच्छा देखो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा ना। अरे बचपन की बात है, याद रखो, बचपन में हम लोग ने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ये वेक्टर है, अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो डायरेक्शन है डिफाइंड है, इसका डायरेक्शन डिफाइंड है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस, along the radius and towards the center, along the radius and
टूवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम में बताते हैं। मान के चलो कि पार्टिकल यहाँ पे, तो इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्शन क्या है, देखो अलोंग दी रेडियस, मतलब ये अलोंग दी रेडियस हो गया, टूवर्ड्स दी सेंटर मतलब सेंटर के तरफ हो गया, तो ये हो गया आपका AC का डायरेक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ पे बताओ क्या होगा, टूवर्ड्स दी सेंटर होगा, अलोंग दी रेडियस टूवर्ड्स दी सेंटर। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी ये होगा, तो AC का डायरेक्शन देखो क्या होगा, अलोंग दी रेडियस टूवर्ड्स दी सेंटर। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे अगर पार्टिकल है, यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगा, पार्टिकल यहाँ पे ये हो जाएगा P, तो क्या होगा, अलोंग दी रेडियस टूवर्ड्स दी सेंटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखते समय ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, बराबर। पहले यहाँ पे जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जाता हुआ दिख रहा है, फिर राइट साइड दिख रहा है, फिर अपवर्ड जाते हुए दिख रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होते रहे, चेंज होते दिख रहे हैं। तो ये ऑल अबाउट क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने डिस्कस कर लिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। यहाँ तक क्लियर हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। सेकंड हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या डिस्कस करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको कैसे डिनोट करते हैं, AT से डिनोट करते हैं, बराबर ना। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया था वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अब यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, there is change in magnitude of velocity, there is change in magnitude of velocity। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन आएगा, बराबर ना। डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, there is एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका डेफिनेशन देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दी चेंज इन मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ V लिख सकते हैं, मॉड ऑफ V डिवाइड बाय टाइम मतलब dt हो जाएगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट देखो क्या हो जाएगा, यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब यूनिट आपका मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसका डायमेंशन भी हमें पता है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन अभी डिस्कस किया, क्या होता है, m0 L1 T-2 सॉरी हाँ T-2 होता है। तो ये डायमेंशन भी हो गया। अब इसके बारे में स्केलर है कि वेक्टर, ये भी बात कर लेते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा ना, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन भी होगा, है ना, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि टेंजेंट के अलोंग होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग दी टेंजेंट, अब देखो टेंजेंट में भी आपको दो डायरेक्शन दिखेगी ना, कैसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे। क्या हो रहा है, देखो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर होगा, बराबर, ये रेडियस होगा, ये पार्टिकल है P। अब मान के चलो एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगा, ये v हो गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो अलोंग द टेंजेंट आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, बराबर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का आप दो डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है दो डायरेक्शन होता है टेंजेंट का, ठीक है। अब दो डायरेक्शन है तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे, कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे चेंज इन मैग्नीट्यूड है, चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब या तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो सकता है या तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो सकता है। अगर मान के चलो कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, क्या दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर मान के चलो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ पे डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड चेंज होने पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड चेंज होते हुए अगर इंक्रीज हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी। अगर मान के चलो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, मान के चले पोजीशन चेंज होकर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मान के चलो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन कहाँ पे चला जाएगा, टेंजेंट के अलोंग अपवर्ड चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफाइन करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? नोट डाउन करो फटाक से नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो। थर्ड क्या था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसके बाद थर्ड कौन सा था, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए नेट, बराबर ना, डिनोटेड बाय ए नेट। ये कहाँ से आया, थोड़ा सा डायरेक्शन के रिलेटेड है, वेक्टर पे। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, ये क्या होगा, रेडियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल होगा। और पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। मान के चलो टेंजेंट के अलोंग ऊपर की तरफ आपका ए टी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ए टी का डायरेक्शन डिफाइंड हो गया। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो पहले से ही पता है, क्या होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे पार्टिकल है तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन। अब ये दोनों का नेट एक्सेलरेशन निकालना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में से निकलता हुआ दिखेगा ना, ये आपका हो गया ए नेट हो गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट निकालने का, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन करते थे। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा। क्या होता है देखो, R = A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था ना, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। अब इसमें थीटा तो पता ही है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिसका हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। अरे क्लियर है कि नहीं है, हाँ ना बोलते जा यार, कमेंट में लिखते जा। ठीक है, ये थीटा हमको पता है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, √A² के जगह पे क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, B² के जगह पे क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे। तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2AC AT cos थीटा। यहाँ पे थीटा देखो दोनों के बीच में क्या है, AC और AT के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा ना। ये रेडियस के अलोंग है, ये टेंजेंट के अलोंग है। रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, एक दूसरे से 90 होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। cos 90 हमको पता है 0 होता है, cos 90 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, A net = √AC² + AT²। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना। अच्छा, यहाँ से हमने को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा नेट एक्सेलरेशन का। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, डायरेक्शन किसका, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है। तो कोई भी एक एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में निकलता है, कोई भी एक एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में निकालो, या तो AT के रिस्पेक्ट में निकलेगा या तो AC के रिस्पेक्ट में निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम कोई भी एक रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मान के चलो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको AT के रिस्पेक्ट में मिलेंगे, तो मैं AT के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालता हूँ। मान के चलो कि AT के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालूंगा, मतलब AT से कितने एंगल पे आपका नेट एक्सेलरेशन, ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट से कितने डायरेक्शन पे आपका, कितने एंगल पे आपका A नेट आ रहा है वो निकालेंगे। तो मान के चलो कि मैंने अल्फ़ा ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, अल्फ़ा। अच्छा देखो, ये AC क्या है, वेक्टर, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके चिपका दिया, ये हो गया आपका AC हो गया। अब आपको अपोजिट पता है, आपको एडजेसेंट पता है, तो tan थीटा यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, अपोजिट
अपॉन एडजेसेंट होता है। अपोजिट क्या है यहाँ पे, AC है, एडजेसेंट क्या है, AT है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू AC बाय AT आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू AT। ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में है, ये डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में आया, AT के रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी एंगल होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, AT से रिस्पेक्ट में होगा। उसी तरीके से आप AC वाला भी निकाल सकते हैं। AC में हम बीटा ले लेंगे, बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AT को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सेम आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan बीटा यूज़ कर लेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ये हो गया आपका नेट एक्सेलेरेशन। तो 3 एक्सेलेरेशन हम लोग ने डिस्कस कर लिया। 3 एक्सेलेरेशन कौन से हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और नेट एक्सेलेरेशन। तीनों ही किसके कैटेगरी में आता है, तीनों ही लीनियर एक्सेलेरेशन की कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आएगा, लीनियर एक्सेलेरेशन की कैटेगरी में आता है। फोर्थ वाला पता है आपको, फोर्थ वाला हम लोग ने डिस्कस करना है। फोर्थ वाला क्या था, एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्या था, एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्लियर हुआ। अब सर्कुलर मोशन है तो सेंटर पे पता ही है ना एंगल बनता है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी तो होगा। तो फोर्थ वाला हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। फोर्थ वाला क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है। तो नॉर्मली अगर एक्सेलरेशन को मुझे डिफाइन करना है तो मुझे पता है कैसे डिफाइन करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या, लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब अभी हम लोग को समझ में आ गया कि रेट का मतलब क्या होता है, जो भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाना है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख सकते हैं ना, अरे हाँ ना बोल भाई, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट है ना, रेट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को, इसी डेफिनेशन को हमें क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। बराबर। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब डेल्टा ओमेगा हो गया। चेंज का मतलब पता है ना, डेल्टा डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो डेल्टा टी हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा मिला। अच्छा, अभी मैंने बताया कि अगर डेफिनेशन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एवरेज फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एवरेज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मिला। अब मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या कर देंगे, ये जो टाइम का डिफरेंस है उसको छोटा कर देंगे। क्या कर सकते हैं, इफ़ डेल्टा टी डिफरेंस इन टाइम टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो मतलब डिफरेंस इतना छोटा ले लिया। अब बहुत ही छोटा टाइम डिफरेंस है, बहुत ही छोटा टाइम डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के टर्म में आ जाएगा dt। अब डिफरेंस बहुत कम है टाइम में तो ओमेगा में भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या, ये हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा, चेंज है ना, डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। लिख सकते हैं ना, चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, यूनिट के बारे में। यूनिट बताओ क्या होगा, देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, ओमेगा अपॉन टाइम है ना। ओमेगा का यूनिट हमको पता है क्या होता है, रेडियन अपॉन सेकेंड होल डिवाइड बाय सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे यूनिट समझ में आया है क्या, रेडियन अपॉन सेकेंड किसका है, ओमेगा का है, डिवाइड बाय सेकेंड किसका है, टाइम का है। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो रेडियन का तो डायमेंशन होता नहीं है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो डिवीजन में है ना, तो m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, t -2 हो जाएगा, t -2 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन। अरे हाँ ना बोल भाई। तो यहाँ से डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन से फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। अब बात कर लेते हैं स्केलर है कि वेक्टर है, बराबर ना, स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में भी ये कौन सा वेक्टर होता है, ये एक्सियल वेक्टर होता है।
कौन सा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर होता है। अब एक्सियल वेक्टर के बारे में डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब तक हम लोग ने 2 एक्सियल वेक्टर देख चुके हैं। कौन से हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी भी देख लिया। दोनों क्या है? एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, बराबर ना? अरे हाँ ना बोल भाई। ये भी क्या है? एक्सियल वेक्टर है। अब एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का रूल हमको पता है, राइट एंड थंब रूल होता है। यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे कैसा होता है? देखो लॉजिक क्या है, अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन मुझे निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का मुझे क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैं देखूंगा ओमेगा को। किसको देखूंगा? ओमेगा को। यहाँ पे दिख रहा है अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पे। अगर मान के चलो कि ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तब अल्फ़ा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन में होता है। अल्फ़ा एंड ओमेगा क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होता है। अगर मान के चलो कि ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है तो अल्फ़ा ओमेगा दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना। अब एक्सिस के अलॉन्ग होगा अपोजिट और सेम डायरेक्शन, समझ में आया? एक्सिस के अलॉन्ग तो होगा ही, अल्फ़ा एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, पर ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अल्फा और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अरे समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ये क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा आपने काइनेमेटिक्स समझ में आ गया। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग ने क्या देखा? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 3 वेरिएबल हम लोग ने देखे। कौन से देखे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी देखा। अब यहाँ पे आपको और एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने एक फॉर्मूला देखा था, S = r θ, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देखा। दूसरे एंगुलर वेलोसिटी में और एक रिलेशन बनाया था हम लोग ने, V = r ओमेगा। ये आपका सेकंड रिलेशन देखा। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा। उस तरीके से यहाँ पे भी होगा ना रिलेशन, यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा? अल्फा = RA। अल्फा क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सर लीनियर एक्सेलरेशन तो आपने 3 पढ़ाए हैं, इसमें से कौन सा लीनियर एक्सेलरेशन होगा? है ना? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। सर ये तो समझ में आया, ये भी समझ में आया, क्योंकि ये सब तो एक थे। एंगुलर वेलोसिटी एक ही होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक ही होता है, पर यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बताओ सर। लीनियर एक्सेलरेशन में हमारे पास 3 एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और नेट एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? यहाँ पे कौन सा लीनियर एक्सेलरेशन आने वाला है? ये बताओ। अरे हाँ ना बोल भाई, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। यहाँ पे AT आएगा, AC आएगा कि A नेट आएगा? ये हमको डिस्कस करना है अभी, है ना? ये हमको डिस्कस करना है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल सर्कुलर मोशन, मतलब सारे सर्कुलर मोशन पे लगने वाले फॉर्मूले हैं, बराबर? ये ऑलवेज राइट होने चाहिए। मतलब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, दोनों में ये लगना चाहिए। तो ऐसा कोई तो होना चाहिए यहाँ पे दोनों में वो लग रहा हो। क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है अल्फा = RA, लीनियर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, बराबर? उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हुआ क्या? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट, अरे पढ़ ले यार थोड़ा सा, ठीक है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। थोड़ा सा टाइम मेरे को दे दो, थोड़ा सा। पता है कि लेंथ थोड़ी बढ़ती जा रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मज़ा तो आ रहा है, डिटेल में समझ में आ रहा है, ठीक है? अब ये देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, फटाफट से लेंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा बकवास नहीं करना है अपने को, टाइम से कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। क्या करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा हो गया, और लीनियर एक्सेलरेशन मतलब A, और A में भी कौन सा है हमारे को देखना है ना? कैसे? देखो हमारे पास 2 सर्कुलर मोशन है ना, थोड़ा सर्कुलर मोशन से ही देखते हैं। सर्कुलर मोशन 2 तरीके के हैं,
ठीक है। एक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? स्पीड जहाँ पे कांस्टेंट होता है, बराबर। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, मतलब v का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अगर v का वैल्यू कांस्टेंट है, हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर ना? ये रिलेशन है। अगर v कांस्टेंट है, r तो पहले से कांस्टेंट है ना, v कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट, तो ओमेगा भी अपने आप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी हो गया। ठीक है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी, ये फॉर्मूला पता है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे अल्फा जीरो आ रहा है, यहाँ पे अल्फा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या होता है? जीरो होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब यहाँ से ही अपने को डिस्कस करना है कि लीनियर एक्सेलेरेशन कौन सा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारे पास फॉर्मूला है AC का, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पता है? सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? भूल गया क्या? गजनी है, गजनी से भी खतरनाक दिख रहा है मेरे को। AC इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो R तो कांस्टेंट है, ओमेगा आपने क्या रखा है? कांस्टेंट। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो आंसर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आंसर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्या है देखो, AT का फॉर्मूला D मॉड ऑफ V डिवाइड बाई DT। मॉड ऑफ V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे AT क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। थर्ड क्या था? A नेट क्या हो जाएगा? A नेट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AT तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर करेंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। बचेगा क्या? AC का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? A नेट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, AC क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। AC क्या है? कांस्टेंट। तो A नेट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एनालाइज करो। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू RAC, मैं AC को कंसिडर करता हूँ, पता है ना? अल्फा और मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए। अगर मैं लीनियर एक्सेलेरेशन में AC लेता हूँ तो कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट आना चाहिए। पर यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है? अल्फा जीरो आना चाहिए। अगर मैं AC लूँगा तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं होगा, फॉर्मूला में AC तो नहीं होगा। AT की बात करते हैं, यहाँ पे AT जीरो आ रहा है, अल्फा भी जीरो आ रहा है। AT यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा, AT में अगर रिप्लेस कर दूंगा, AT का वैल्यू जीरो है तो अल्फा भी क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब ये लॉजिकली बराबर आ रहा है। नेक्स्ट है A नेट को अगर यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, A नेट को रिप्लेस करूँगा तो A नेट क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। अगर A नेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट आंसर आना चाहिए, जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो ये भी रिलेशन गलत हो गया, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? AT यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? AT यूज़ कर सकते हैं, बराबर। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू RAT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू RAT। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा लेंथ बढ़ रहा है, थोड़ा सा सब्र है ना, थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेम करेंगे। स्पीड क्या है? वेरिएबल है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। क्या? ओमेगा भी वेरिएबल हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा भी क्या होगा? जीरो होगा। क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी सेम चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या हो जाएगा? AC को कंसिडर करो, AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे R तो कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज हो रहा है। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो AC भी क्या होगा? चेंज होगा ना, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। फिर AT की बात कर लेते हैं। AT इज इक्वल टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है? D मॉड ऑफ V डिवाइड बाई DT। यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो AT जीरो होगा। क्या? नहीं होगा। तो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। कांस्टेंट नहीं है ना, अगर कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो AT का वैल्यू जीरो होगा। क्या? नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? A नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, मतलब दोनों वैल्यू रहेगा तो ये भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा ना भाई, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, वैल्यू चेंज करता रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे भी तीन रिलेशन को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल टू
आर ए सी कंसिडर करो पहले, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कंसिडर किया। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, अल्फ़ा। देखो ये चेंज हो रहा है, रेडियस तो कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है मतलब अल्फ़ा भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा मतलब ज़ीरो तो नहीं होगा, मतलब कंसिडर कर सकते हैं, ये भी आ रहा है, ठीक है। ए टी को कंसिडर करो, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर ए टी। देखो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये आंसर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये भी कंसिडर हो रहा है। ए नेट के बारे में बात करेंगे, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ए नेट मतलब ये तीनों रिलेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड हो जा रहे हैं, तीनों रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर हुआ। पर अगर मैं पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, अगर मैं पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, तो ये दोनों में वैलिड है ना भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी तो कॉमन दिख रहा है, ये रिलेशन तो मुझे दोनों में दिख रहा है। अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टी यहाँ पे भी दिख रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टी यहाँ पे भी दिख रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हाँ दोनों में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ, जनरल रिलेशन की बात करूँ, ऑलवेज करेक्ट वाली रिलेशन की बात करूँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलवेज करेक्ट कौन सा रिलेशन होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू आर ए टी। ये रिलेशन आपका क्या होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा सर्कुलर मोशन में। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया। थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, मुझे समझ में आया, आपको बोर भी फील हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहे भाई। अभी तेरे को बोर फील हो रहा है तो कैसे चलेगा, बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आपको आई होप आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा। मैंने बेसिक से क्लियर करने की कोशिश की है, आप पढ़ते रहो। कुछ भी डाउट रहा तो आपको कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे दो, आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व करके दे दूँगा, क्लियर। अगर कमेंट सेक्शन में मेरे को दिख गया कि ये डाउट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये डाउट है, तो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि हाँ ये रिपीट भी कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, बाय।